हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन के मेटल फार्मिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इसरो एसएससी जेईई डीआरडीओ में पूछे गए हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हार्ड वर्किंग प्रोसेस इज कैरीड आउट। तो आपको बता दें, जो हार्ड वर्किंग प्रोसेस होता है वो एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। अब बात करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की। A temperature at which new grain of crystal structure is formed। अब बता दें, आपका जो मेटल के लिए होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो होता है 0.3 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर। ये आपका होता है प्योर मेटल के लिए। वहीं बात करें आपका एलॉय के लिए तो वो होता है 0.5 टाइम्स मेल्टिंग टेम्परेचर। ये आपका जो टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड में होता है। बात करें जैसे आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है आपका 1539 सेंटीग्रेड। तो आयरन के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 1539। तो ये आपका 460 के आसपास सेंटीग्रेड में आ जाता है दोस्तों। क्योंकि आयरन आपका प्योर मेटल है तो इसलिए 0.3 इंटू टी मेल्टिंग होगा। आई होप आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अच्छे से क्लियर हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन कंपेरिजन टू हार्ड वर्किंग इन कोल्ड वर्किंग। दोस्तों बता दें, जब भी आपका एबव बिलो टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कोई वर्किंग होती है तो उसको बोलते हैं हार्ड वर्किंग। इसमें जो होता है आपको हायर फोर्स की ज़रूरत होती है। जो आपकी सरफेस फिनिश होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो इसमें हो जाएगा हायर फोर्स इज रिक्वायर्ड। और हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती तो नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड। और बेटर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड। काफ़ी अच्छी सरफेस मिलती है आपको कोल्ड वर्किंग में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको याद रखना है, जो हार्ड वर्किंग है वो एबव टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे होती है और जो कोल्ड वर्किंग है बिलो टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। द मेटल फार्मिंग प्रोसेस द स्ट्रेस इनकाउंटर आर। जब भी हम मेटल फार्मिंग की बात करेंगे दोस्तों, मेटल फार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल को हीट करके उसको एक डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करते हैं। अब ये करते कैसे हैं, जो हमारी स्ट्रेस होती है वो हमारी यील्ड स्ट्रेस से अधिक होती है और फ्रैक्चर स्ट्रेस से या अल्टीमेट स्ट्रेस से कम होती है। क्योंकि हमें फ्रैक्चर नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसलिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तभी होगा जब हमारी स्ट्रेस जो हम जनरेट कर रहे हैं वो हमारी यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ बट लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। आपका आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। द एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब। दोस्तों इसमें जो आंसर होता है वो होता है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से हम बनाते हैं टूथपेस्ट ट्यूब। अब बात कर लें एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है। एक्सट्रूजन इट्स लाइक आइडेंटिकल टू स्क्वीजिंग ऑफ टूथपेस्ट आउट ऑफ द टूथपेस्ट पार्ट। जैसे दोस्तों ये होता है कंप्रेसिव स्टेज, जिसमें हम मेटल को लेते हैं और प्री डिफाइंड डाई से पास कराते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करके, तो एक हमें प्री डिफाइंड शेप मिल जाता है। याद रखना, इसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। वहीं बात करें वायर ड्राइविंग की, सेम प्रोसेस है बट हम उसमें टेंशन स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। ये आपको मेजर डिफरेंस है एक्सट्रूजन और वायर ड्राइविंग में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। इन रोलिंग प्रोसेस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ मटेरियल अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन। दोस्तों जो रोलिंग प्रोसेस होता है उसमें आपके रोलर होते हैं जो मटेरियल के शेप और साइज को चेंज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आप देख पा रहे हैं ये रोलर जो है एक कंप्रेसिव स्ट्रेस भी देगा। क्योंकि रोटेट कर रहा है
तो आपका एक शियर स्ट्रेस भी देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्रेशन एंड शियर। दोस्तों इसका एक रियल एग्जांपल देना चाहूँगा। आप चपाती बनाते हैं तो बेलन से आप शियर स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों देते हैं, तो वो एक रोलिंग प्रोसेस है। बात करें रोलिंग प्रोसेस से, आप एग्जांपल जो आपका रेलवे ट्रैक होते हैं दोस्तों, वो आपके रोलिंग प्रोसेस से ही बनते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, रिंग रोलिंग इज यूज। तो आपको बता दें जो रिंग रोलिंग यूज होती है वो आपका थिकनेस रिड्यूस करने के लिए और आपका डायमीटर इंक्रीज करने के लिए। इस प्रोसेस में थिकनेस डिक्रीज होती है और डायमीटर इंक्रीज होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टू डिक्रीज द थिकनेस एंड इंक्रीज द डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द मैच द फॉलोइंग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में देखें तो पहला है आपका क्वाइनिंग। दोस्तों बता दें जो क्वाइनिंग होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस से बनाई जाती है, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस यूज होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए का 4। जो वायर ड्राइविंग होती है अभी जस्ट डिस्कस किया, उसमें हम टेंसाइल स्ट्रेस का यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा बी का 1। बात करें ब्लैंकिंग दोस्तों ये एक सीट मेटल ऑपरेशन है जिसमें हम शियर स्ट्रेस का यूज करते हैं, शियरिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, तो आपका सी का हो जाएगा 2। और डीप ड्राइविंग में हम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों अप्लाई करते हैं, तो आपका मैच करेगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, तो अब मैच हो जाएगा आपका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग ऑफ शीट थिकनेस। सबसे पहले मैं आपको ड्राफ्ट बताना चाहूँगा, जो चेंज होती हाइट में आपके जो हमारा कंपोनेंट होता है, मान लीजिए हाइट इधर h1 है और जो रोलिंग के बाद जो हाइट मिली रिड्यूस होके वो h2 है, तो जो चेंज ये हाइट में है वही आपका होता है ड्राफ्ट। दोस्तों इसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम ड्राफ्ट जो होता है 1 पास में, वो होता है म्यू स्क्वायर इंटू आर। जो फ्रिक्शन लगता है बिटवीन रोलर और कंपोनेंट के बीच में वो होता है म्यू। तो आपका बारी बारी से देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो ड्राफ्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चूँकि पूछा है मैक्सिमम इंक्रीजेज, तो आपका इंक्रीजेज होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इन रोलिंग प्रोसेस द रोल सेपरेटिंग फोर्स कैन बी डिक्रीज बाई। तो आपको बता दें सबसे पहले ये रोलर है, ये आपका कंपोनेंट है, तो जो ये आपका कांटेक्ट लेंथ है इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ कांटेक्ट। इसकी वैल्यू होती है आर इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच होता है ड्राफ्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिपेंड कर रहा है आपका आर पे। और अगर हम फोर्स की बात करें दोस्तों, तो फोर्स क्या होगा यील्ड स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ कांटेक्ट इंटू विड्थ ऑफ शीट। चूँकि जो आपका फोर्स है यही होता है रोल सेपरेटिंग फोर्स। चूँकि रोल सेपरेटिंग फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है LP, और जो लेंथ ऑफ कांटेक्ट है वो होती है R इंटू डेल्टा एच। आप देख रहे हैं अगर रेडियस ऑफ रोल बढ़ाएंगे तो आपका जो रोल सेपरेटिंग फोर्स है वो इंक्रीज होगा। तो अगर हम बात करें, इसमें पूछा है रोल सेपरेटिंग फोर्स कैन बी डिक्रीज, तो अगर हम रेडियस या डायमीटर रोल की रिड्यूस करेंगे तो आपका रोल सेपरेटिंग फोर्स भी रिड्यूस होगा। तो आप ऑप्शन ए देखें रिडक्शन ऑफ रोल डायमीटर, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इन रोलिंग प्रोसेस रोल सेपरेटिंग फोर्स कैन बी रिड्यूस बाई जस्ट, अभी डिस्कस हुआ
ये आपका होगा ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 इंक्रीज द रोल डायमीटर, ये इनकरेक्ट है। इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन रोल्स एंड वर्क पीस, चूँकि अगर हम फ्रिक्शन बढ़ाएंगे तो डेल्टा एच बढ़ेगा, डेल्टा एच इंक्रीज होगा तो आपका एलपी बढ़ेगा, ये भी आपका इनकरेक्ट है। बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, प्रोवाइडिंग बैकअप रोल, ये नहीं है, आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग द रोल डायमीटर, ये आप करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द मास प्रोडक्शन ऑफ सीमलेस ट्यूब बाय द प्रोसेस। दोस्तों, जो एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है वो आपका ट्यूब ड्राइंग के लिए यूज होता है। जैसा कि मैंने बताया, एक्सट्रूजन में हीटेड मटेरियल को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करके एक प्री डिफाइंड डाई से पास कराते हैं, जो हमें रॉड टाइप स्ट्रक्चर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इन रोलिंग ऑपरेशन द मैक्सिमम ड्राफ्ट इज गिवन बाय रेडियस आर एंड कोएफिशिएंट म्यू। दोस्तों, जस्ट हमने बताया जो मैक्सिमम ड्राफ्ट होता है यही होता है चेंज इन हाइट या चेंज इन थिकनेस, तो ये होता है म्यू स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ रोल। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका म्यू स्क्वायर इंटू आर, दो ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इन ऑर्डर टू गेट यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ प्लेट रोलिंग प्रोसेस प्रोवाइडेड। दोस्तों, जब हमारा रोल सेपरेटिंग फोर्स वो ज़्यादा हो जाता तो जो हमारे रोलर हैं वो बेंड हो जाते हैं, जिससे हमें यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं मिलती है। तो उसी के यूज के लिए, ताकि हमें यूनिफॉर्म थिकनेस मिले, हम कैम्बर ऑन रोल्स यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कैम्बर ऑन रोल्स। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। द थिकनेस ऑफ प्लेट इज रिड्यूस फ्रॉम 30 mm to 10 mm by successive cold rolling process using identical roll of diameter 600 mm. Assume there is no change in width. If coefficient of friction between rolls and workpiece is 0.1, the minimum number of passes required. जस्ट मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों। सबसे पहले हमें मैक्स कितना चेंज करना है वो आपको दिया है, 30 से आपको 20 mm में चेंज करना है, तो आपका 30 माइनस 10 हो जाएगा 20 mm। हमें इतना आपको सीट की थिकनेस को रिड्यूस करना है, जबकि हम एक पास में कितना कर पाते हैं दोस्तों, डेल्टा एच मैक्सिमम कितना करते हैं वो होता है म्यू स्क्वायर इंटू आर। म्यू की वैल्यू है 0.1 इंटू आर की वैल्यू है 300, तो आपका ये आ जाएगा 3। अब नंबर ऑफ पासेज निकालना है, तो हो जाएगा n इक्वल टू, जो हमें मैक्सिमम चेंज चाहिए वो है 20, कितना हम एक पास में चेंज कर पा रहे हैं वो है 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.66, जो कि आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 7 पासेस करने होंगे दोस्तों इतने रिडक्शन के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ए 30 mm थिक स्लैब इज बीइंग कोल्ड रोल्ड यूजिंग रोल ऑफ 600 mm diameter. The coefficient of friction is 0.08 and maximum possible reduction. जैसा कि हम जानते हैं जो मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन होता है वो होता है म्यू स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ रोल। म्यू की वैल्यू दी है 0.08 का स्क्वायर इंटू 300, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.92 mm। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, इन ए ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन। दोस्तों, सबसे पहले मैं ब्लैंकिंग की बात करूं, ये सीयरिंग ऑपरेशन है। ब्लैंकिंग ऑपरेशन जो हम बनाते हैं, आपने देखा होगा वाशर जो बनता है वो ब्लैंकिंग ऑपरेशन से बनता है।
इसमें क्या होता है कि जो हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं वो पंच में प्रोवाइड करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वहीं बात करेंगे अगर हम पंचिंग की, तो पंचिंग में हम जो क्लियरेंस प्रोवाइड कराएंगे वो डाई पे प्रोवाइड कराएंगे, आपको ध्यान देना है। अगर बात होगी ब्लैंकिंग की तो पंच पे, और बात होगी पंचिंग की तो डाई पे क्लियरेंस प्रोवाइड कराते हैं। दोनों आपका शीयरिंग ऑपरेशन है। अब बात करें पंचिंग क्या होती है। अगर हमारा प्रोसेस मेटल रिमूवल इज वेस्ट, आपका होल बनाया जा रहा है तो वो होती है पंचिंग। अगर आप वाशर बना रहे हैं तो होती है ब्लैंकिंग। मेटल रिमूवल इज यूजफुल तो वो होता है ब्लैंकिंग। अगर मेटल रिमूवल आपका वेस्ट है तो वो होता है आपका पंचिंग। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अगर हमें होल बनाना है तो पंचिंग, अगर वाशर बनाना है तो हमें ब्लैंकिंग। आई होप आपको पंचिंग और ब्लैंकिंग क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर टू प्रोविजन ऑफ फ्लैश गटर। दोस्तों, जब हम आपका क्लोज डाई फॉर्जिंग करते हैं तो फॉर कंप्लीट फिलअप ऑफ शेप एंड साइज हम प्रोवाइड कराते हैं फ्लैश एंड गटर। जब आपका ये डिजायर कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको एकोमोडेट करने के लिए हम गटर प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इन क्लोज डाई फॉर्जिंग। आई होप आपको गटर अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इन ड्रॉप फॉर्जिंग द फॉर्जिंग इज डन। दोस्तों, पहले मैं फॉर्जिंग को डिस्कस करना चाहूँगा। ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल को हीट करते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जिससे उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। अब बात करें ड्रॉप फॉर्जिंग में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी अपर डाई होती है वो आपके हैमर में इनबिल्ट होती है और उस पर इम्पैक्ट लोड हम अप्लाई करते हैं। बाई हैमर इम्पैक्ट लोड हम अप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर पढ़ें ऑप्शन ए, ड्रॉपिंग अ वर्क पीस एट हाई वेलोसिटी, ड्रॉपिंग द हैमर एट हाई वेलोसिटी, ड्रॉपिंग द डाई विथ हैमर एट हाई वेलोसिटी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जो ड्रॉप फॉर्जिंग होती है उसमें जो डाई होती है वो हैमर में आपका इनबिल्ट होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ड्रॉपिंग द डाई विथ हैमर एट हाई वेलोसिटी। वहीं एक टर्म आता है प्रेस फॉर्जिंग। प्रेस फॉर्जिंग इसमें क्या होता है, हम ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हैं दोस्तों। इट्स लाइक स्क्वीजिंग। बट अगर ड्रॉप फॉर्जिंग की बात करें तो उसमें होता है इम्पैक्ट लोड। ये आपका मेजर डिफरेंस है प्रेस फॉर्जिंग और आपका ड्रॉप फॉर्जिंग में, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, द फॉर्जिंग ऑफ नॉर्मली इज डन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। बता दें जो फॉर्जिंग होती है अबाउट 11,000 सेंटीग्रेड पे होती है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इन फॉर्जिंग ऑपरेशन फुलरिंग इज डन। दोस्तों, जो फुलरिंग होता है वो होता है मटेरियल फ्लो आउटवर्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा ड्रा आउट द मटेरियल, ऑप्शन ए। बात करें अपसेटिंग क्या होती है, ऑप्शन सी जो है अपसेट वो होता है आपका इंक्रीजिंग डाया डिक्रीजिंग लेंथ डिक्रीज हो रही हो और डाया आपका इंक्रीज हो रहा है, तो वो ऑप्शन होता है आपका अपसेटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, द क्रैंक शाफ्ट इज मेड बाई मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड ऑफ आईसी इंजन ये बनाए जाते हैं आपके फॉर्जिंग प्रोसेस से, क्योंकि इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत ही बेटर होती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, डाइज ऑफ वायर ड्राइंग आर मेड। जो आपकी वायर ड्राइंग की डाइज होती हैं दोस्तों, वायर ड्राइंग में मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं फॉर वायर ड्राइंग के लिए,
तो इसमें जो डाइज होती हैं वो कार्बाइड की बनी होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बाइड्स। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, मूविंग मैंड्रेल इज यूज्ड। दोस्तों जब हम एक्सट्रूजन की बात कर रहे थे तो हम वायर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे थे बाई अप्लाइंग कंप्रेसिव फोर्स। वहीं अगर हम एक मैंड्रेल यूज करें, मूविंग मैंड्रेल, तो वो आपका ट्यूब प्रोड्यूस करता है। तो आप जो ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस होता है उसमें हम मूविंग मैंड्रेल यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। तो आपका जो कंपाउंड डाई होती है उस पर हम दोनों प्रोसेस एक साथ कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कंपाउंड। जैसा कि मैंने बताया, ब्लैंकिंग ऑपरेशन और पियर्सिंग ऑपरेशन दोनों सीयरिंग ऑपरेशन है जो शीट मेटल वर्क में यूज होते हैं। ब्लैंकिंग मतलब यूजफुल मेटल इज वर्क। अगर पियर्सिंग की बात करें, अगर यूजफुल मटेरियल हमारा वेस्ट हो रहा है तो वो होता है पियर्सिंग, जैसे मेकिंग होल। अगर यूजफुल मटेरियल हमारा वर्क मटेरियल हमारा यूजफुल है तो वो आपका ब्लैंकिंग, जैसे आपका वाशर। तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, ये डिफेक्ट से है कि कौन से प्रोसेस में कौन सा डिफेक्ट होता है। ए है ऑरेंज पील डिफेक्ट। तो बता दें जो ऑरेंज पील डिफेक्ट होता है वो आपका होता है डीप ड्राइंग प्रोसेस में। डीप ड्राइंग प्रोसेस आपका जो कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों वो आपके डीप ड्राइंग प्रोसेस से बनते हैं। जो चेवरॉन क्रैकिंग होती है वो होती है एक्सट्रूजन में आपके। और जो फ्लैश होता है, फ्लैश और गटर हमने अभी डिस्कस किया, वो आपका होता है फॉर्जिंग में। और जो अंडर कट रह जाती है दोस्तों, कभी वेल्डिंग में देखा होगा थोड़ा सा आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो होती है अंडर कट, वो होती आर्क वेल्डिंग में। तो मैच कराएंगे होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, द इनिशियल डायमीटर रिक्वायर्ड फॉर सिलिंड्रिकल कप आउटसाइड डायमीटर डी एंड टोटल हाइट एच, कार्नर रेडियस आर इज ऑब्टेन फार्मूला। दोस्तों ये एक डीप ड्राइंग प्रोसेस है, मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा। जो हम ब्लैंक का डाया होता है वो हम एरिया को बराबर करते हैं, जो हमें डायमीटर चाहिए जिस सिलिंड्रिकल में हमें, ये एक ब्लैंक है डाया, ये हमारा प्रोडक्ट जो हमें बनाना है वो स्मॉल डाया का बनाना है और हाइट एच का सिलेंडर बनाना है। तो हम दोनों का एरिया इक्वल कर देंगे तो हमें फार्मूला आ जाता है, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा जो डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई जाएगा 4DH। जब हम रूट लेंगे तो डी मिलेगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4DH। ये दोस्तों कंडीशन होती है जब हमारा D/R ग्रेटर देन 20 से हो। R जो है कार्नर रेडियस है। अगर वहीं D/R आपकी D/R 15 से 20 के बीच में लाई कर रही है तो हम 0.5 इंटू कार्नर रेडियस घटा देते हैं। आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस प्लस 4DH माइनस 0.5R। आई होप ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। इन विच a punch for the maximum crushing stress is 4 times to maximum shearing stress the plate. The biggest hole that can be punched in plate would be the diameter equal to। दोस्तों जो आपकी पंचिंग स्ट्रेस या आप बता दें जो शियर स्ट्रेस फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो होता है शियर एरिया। शियर एरिया होता है पाई डी अगर सर्कुलर है इंटू टी इंटू शियर स्ट्रेस। अगर शियर स्ट्रेंथ की बात करें, शियर फोर्स की बात करें तो शियर स्ट्रेंथ आएगा। वहीं क्रशिंग स्ट्रेस की बात करें तो क्रशिंग फोर्स में आपका आएगा पाई/4 डी स्क्वायर इंटू क्रशिंग स्ट्रेस। बोल रहा है अगर दोनों इक्वल हों तो हमें कितना डायमीटर
चाहिए, तो इक्वल कर देते हैं पाई शियर स्ट्रेंथ को क्रशिंग स्ट्रेस से, पाई डी टी इंटू शियर स्ट्रेस इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा सी। यहाँ से पाई कैंसिल, तो आपका जो डी आ जाएगा वो आएगा 4 टी शियर स्ट्रेस इंटू सिग्मा सी इंटू डी, सॉरी डी हमें चाहिए ना, चूँकि हमें सिग्मा सी दिया है, सिग्मा सी 4 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली टी बचेगा। ये 4 से कैंसिल होगा, आपका टी बच जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जो डायमीटर मिलेगा वो थिकनेस ऑफ शीट्स के बराबर होगा, तो प्लेट थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, स्प्रिंग फैक्टर ऑफ शीट मेटल डिपेंड ऑन। स्प्रिंग बैक फैक्टर दोस्तों क्या होता है, ये होता है थीटा इंटू रेडियन आर प्लस के टी। आप देख रहे हैं कि जो बेंडिंग फैक्टर है वो आपका रेडियस और थिकनेस दोनों पे डिपेंड कर रही, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बोथ बेंड रेडियस एंड थिकनेस। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ एक्सट्रूजन रेशियो इज B20 द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया द बिलेट आफ्टर एक्सट्रूजन। दोस्तों जो एक्सट्रूजन रेशियो होता है वो होता है इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय फाइनल एरिया, यही आपको दिया है 20। अब परसेंट रिडक्शन क्या होगा, एरिया में रिडक्शन क्या होगा दोस्तों, तो होगा ए फाइनल जो फाइनल एरिया है बट माइनस ए इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। जब भी हम बात करेंगे रिडक्शन की परसेंटेज की, तो हम कंपैरिजन करेंगे हमेशा इनिशियल से, तो यहाँ से हो जाएगा ए एफ बाई ए आई माइनस 1। चूँकि ए आई बाई ए एफ हमें 20 दिया है, तो ए एफ बाई ए आई हो जाएगा 1/20 माइनस 1/1। जब ये निकालेंगे तो आएगा -9.95। दोस्तों चूँकि रिडक्शन हो रहा है इसलिए माइनस में है, अगर परसेंटेज भी बात करेंगे तो 95% हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, थ्रेड रोलिंग इज सम लाइक व्हाट। थ्रेड रोलिंग जो होती है दोस्तों वो एक्चुअली होती है आपकी कोल्ड रोलिंग। रोलिंग प्रोसेस से जब हम थ्रेड बनाते हैं तो वो आपकी होती है थ्रेड रोलिंग प्रोसेस, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, कोलैप्सिबल ट्यूब पेस्ट ट्यूब आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। जस्ट दोस्तों मैंने डिस्कस किया था जो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन होता है उससे हम कोलैप्सिबल ट्यूब बनाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर फॉर्जिंग इन स्टैम्पिंग इमेज ऑन द कॉइन एंड ऑन द नॉर्मल वर्क। दोस्तों जब भी हम मेटल फार्मिंग की बात करेंगे हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी की। क्यों प्लास्टिसिटी की बात करें, हमें एक डिजायर्ड शेप एंड साइज चाहिए, और डिजायर्ड शेप एंड साइज तभी मिलेगा जब आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मेथड याद रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 33, इन अ शीट मेटल ऑफ 3 mm थिकनेस a hole of 7 mm diameter needs to punch the yield strength in tension material is 120 megapascal and its ultimate shear strength is 100 megapascal. The force required to punch। दोस्तों जो आपका
पंचिंग होती है वो सीयरिंग ऑपरेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें सीयर स्ट्रेंथ यूज करेंगे। आपको अल्टीमेट और सीयर दोनों दिया है तो हम सीयर स्ट्रेस यूज करेंगे। बात करें जो फोर्स होता है वो होता है सीयर एरिया इनटू सीयर स्ट्रेस। अब सर्कुलर होल है दोस्तों, तो इसका सीयर एरिया क्या होगा, पेरीमीटर इनटू थिकनेस। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा पाई डी, थिकनेस होगा टी इंटू सीयर स्ट्रेस। वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू 7 इंटू 3 इंटू, आपको यहाँ ध्यान देना है अल्टीमेट स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेस दोनों दिया है तो हमें सीयर स्ट्रेस लेना है क्योंकि ये एक सीयरिंग प्रोसेस है। तो आपका वैल्यू है सीयर स्ट्रेस की 100। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6573 न्यूटन। किलो न्यूटन बदलेंगे तो 6.57 किलो न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सी 6.6 किलो न्यूटन। जस्ट डिस्कस करना चाहूँगा, अगर आपका रेक्टेंगुलर शेप का हमको होल क्रिएट करना होता तो इसका जो पेरीमीटर होता, जो हमें फोर्स चाहिए होता वो कितना चाहिए होता। मान लीजिए लेंथ इसकी एल, विड्थ बी है, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है इसका, पेरीमीटर हो जाता है 2L + B। वहीं एरिया क्या हो जाता है, पेरीमीटर इनटू थिकनेस। तो जो फोर्स चाहिए वो होता है 2L + B इंटू टी इंटू सीयर स्ट्रेस। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, कभी आपको सर्कुलर देगा कभी आपका रेक्टेंगुलर देगा, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। थोड़ा मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। बात पूछता है कभी कभी डिफेक्ट। दोस्तों अगर बात करें हम रोलिंग में, तो रोलिंग में आपको याद रखना है एक वर्ड सा, इससे आपको डिफेक्ट याद हो जाएंगे। जो एस से होगा वो आपका सरफेस क्रैकिंग। वहीं ए से बात करें तो एलिगेटरिंग। वहीं डब्लू की बात करें तो वो होता है वेबी एजेज। ये नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की जो सीट मिलती है वो उसी को बोलते हैं वेबी एजेज। तो आपको रोलिंग में याद रखना है सा। अब बात करें फॉर्जिंग के डिफेक्ट की, तो फॉर्जिंग में आपको याद रखना है LCD। एल से होगा लैप डिफेक्ट, सी से होगा कोल्ड शट, डी से होगा डाई शिफ्ट। आई होप आप ध्यान रखेंगे। उसी में आपका एक और डिफेक्ट आता है डीप ड्राइंग में। जो डीप ड्राइंग में डिफेक्ट है वो है आपका, याद रखना, ईयरिंग्स। नंबर ऑफ ईयरिंग होती है 2 के पावर n, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।